साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत साइंस विषय के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए आज एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया। सेब धरती पर ही क्यों गिरी, इस कारण आज हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमको प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ क्या नहीं है? वहाँ ग्रेविटी नहीं, गुरुत्व नहीं है। इसलिए क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े हो पाते। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और आर्द्रता नियंत्रित करता है और परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यही विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ये विकल्प क्या है? चूँकि इसमें कहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए जो है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, यही हमारा सही नहीं है। विकल्प ए क्या है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, यह सही हो जाएगा। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, यह भी सही है। दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, तो वायु की गति की नियंत्रित यानी वायु को अपने हिसाब से रोटेट कराते हैं एयर कूलर। तो विकल्प चूँकि इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? यानी उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनर्जलीकरण। तो वाष्पन शीतलन जो है ये डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक बाजरे का है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके कारण? तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। यानी जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद, तो उसमें केवल क्वालिटी उसकी ध्वनि गुणता की रह जाती है, यानी ध्वनि गुणता ही आधार रह जाता है अंतर का कारण। क्योंकि जब एक ही स्वर पे बज रहा है तो उसमें जो है ध्वनि की गुणता से ही पता चला जाएगा कि सितार क्या है और बांसुरी क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? यानी भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थिति किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है, यानी जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थिति किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? भूस्थैतिक स्थिति हो जाएगा। यानी जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति में चलता है कि जिस गति से पृथ्वी की स्थिति एक स्थान से निश्चित दूरी पर रहती है, तो वह एक हमारा भूस्थैतिक स्थिति है, यानी एक पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन का -2। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो +7 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी।
तो बताना है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धगार पारगम्य होती है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति। अगले क्वेश्चन की बात करें विशेषताएं और जानवर हैं। परहित कीड़ा, तो पररहित कीड़ा, पररहित इसमें कीड़ा क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश पररहित कीड़ा है। उड़ान रहित पक्षी, तो उड़ान रहित पक्षी कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला सांप है। अंग रहित पशु, तो अंग रहित पशु मछली है। अगले क्वेश्चन की बात करें पाइपिलरी यानी पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो स्तनधारियों के हृदय में पैपिलरी पेशियाँ पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने वाला पोषक तत्व प्रोटीन होता है, क्योंकि यही मुख्य आधार होता है सभी हार्मोन्स का। तो इसी के कारण जो है पूरे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण होता है और ये एक तरीके से सभी हार्मोन्स का पोषक तत्व का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। तो व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके रीजन को पढ़ना है। भारत में विद्युत वितरण कंपनी विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती है। रीजन है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। यानी तो हमें बताना है कि रीजन और स्टेटमेंट सही हैं क्या, उसकी वो व्याख्या कर रहा है। तो भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं, यह सही है। जबकि रीजन विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो ये रीजन गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो विज्ञान में आकलन को किस पर बल देना चाहिए, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर बल देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से मुक्त अंत वाला प्रश्न को पहचानना है। मुक्त अंत वाले प्रश्न को तो सुनिए, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा। गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है। सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं बताइए। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न है, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हों तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ओपन एंडिंग वाला क्वेश्चन है, मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो ये हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तो इससे क्या होगा कि अधिगम की गतिविधियां भी चलेंगी और उनका आकलन भी चलता रहेगा और अभ्यास भी होता रहेगा। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त विकल्प सी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, यह लेना आसान है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निदानात्मक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी यह इसकी विशेषता नहीं है। कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है, यानी पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्र, पेपर पेंसिल परीक्षण और जनरल लिखना। तो साधन बाल केंद्रित हमें देखना है, तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्रण और जनरल लिखना। तो ये जो है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण के आकलन के लिए है, यानी
बाल केंद्रित आकलन के लिए है। ये साधन बाल केंद्रित आकलन किया जा सकता है पोर्टफोलियो के द्वारा, अवधारणा मानचित्र के द्वारा और जनरल लिखना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताना है कि विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है योगात्मक आकलन, स्व आकलन, सत्र आकलन, रचनात्मक आकलन। तो विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है स्व आकलन, यही विज्ञान में सीखने जैसा आकलन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे अपने क्षेत्र के लोगों में, जो बच्चे हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना और कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपयुक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी। तो इसमें हमको बताना है कि बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है उसके उद्देश्य में क्रियापरक संचालन करना सबसे उपयुक्त यानी सबसे अधिक संबंधित है। तो बताना है हमें बोध करना, सृजन करना, अनुप्रयोग करना और याद करना। तो सबसे अधिक जो है जैसे अधिगम प्रक्रिया यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया किससे जुड़ रही है यानी संचालन करना, तो सृजन करना सबसे उपयुक्त, तो सृजन करना सबसे उपयुक्त प्रक्रिया हो जाएगी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के सिस्टम से। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है क्या? पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, उपयुक्त सामग्री खोजना, इंटरनेट पर विद्यालयी पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। तो सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा कि उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक की जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वो यही है कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। क्योंकि क्या होता है कि शोध कार्य में एक डेटा कोई शोध कर लिया तो वही हर साल के बच्चे लगातार वही नोट करते जाते हैं, तो नए रिसर्च और नए डेटा नहीं प्राप्त हो पाते। ये नकल अपने आप में जो है बहुत गड़बड़ चीज़ है, तो ये इससे जो शिक्षक है उसे बहुत जूझना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है क्योंकि शीत ऋतु में क्या है कि उसकी लंबाई घटी रहती है, तो जो है वह दोलन तीव्र गति से करता है। और गर्मी में क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसकी दोलन अवधि जो है दोलन गति कम हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो जब वह हो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेगा काला और खुरदुरा, तो वह जो है सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेगा। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होगा, तो कैसे ताप का संचरण होगा इंजन रेडिएटर में? चालन एवं संवहन के माध्यम से, क्योंकि विकिरण के लिए तो क्या है कि हवा का माध्यम होना चाहिए और विकिरण रेडिएशन निर्वात में भी हो सकता है। तो ये जो है जो सूर्य की प्रकाश हम तक पहुंचती है रेडिएशन के माध्यम से, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण चालन एवं संवहन के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी होती है, संचरण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो यह बताना है ताप, इंद्रधनुषीय प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश और इंफ्रारेड प्रकाश। तो इसमें जो है जो अपरिवर्तनीय क्षति होगी, रेटिना का जलना
जो सूर्य की किरणों के जो घटक हैं, तो इसमें जो है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश है, इसी के कारण सबसे ज़्यादा आँख में क्षति होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगी। यदि एक रेडियो स्टेशन पर से एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज होगी। तो यह रहा हमारा 30 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो है साइंस के लिए। रीट स्पेशल के तहत हम लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आप जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को कीजिए, और चूंकि इसमें सही विकल्प लगा हुआ है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सुन सकते हैं, तो इससे हमारी सफलता सुनिश्चित होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। आगे हम अन्य प्रैक्टिस सेट को करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।